न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। पीटीआई के रहनुमाओं को जिस मुलाकात का बड़ा बेसब्री से इंतजार था वो ना हो सकी। क्यों, ये हम अपने आज के मेहमान से पूछेंगे। इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल है कि पीटीआई में इख्तलाफात और गुरुबंदी के हवाले से वो सवाल, कितनी सदाकत है इसमें। ये इख्तलाफात जो है हिकमत अमली पर हैं, एक दूसरे पर बेतमादी की वजह से, या फिर बाज़ शख्सियात और उनके मफादात का टकराव है। इस पर भी हम आज बात करेंगे। ये गिरोहबंदी पहले ही से मुश्किलात में फंसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आखिर कितना बड़ा चैलेंज है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब हुकूमत पंजाब तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने के लिए बज़ाहिर सरगर्म अमल हो गई है। इस हदफ के असूल के लिए पंजाब काबीना ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर मुल्क तोड़ने की साजिश का इल्ज़ाम लगाते हुए कार्रवाई की इजाज़त दे दी है। इससे पहले नून लीग के कई मरकज़ी रहनुमा जो हैं इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि इमरान खान को किसी न किसी तरह एक तवील मुद्दत के लिए जेल में रखा जाए, जो बकौल उनके मुल्क के अजीम तर मफाद में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीटीआई के साबिक़ रहनुमा फवाद चौधरी ये दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा हिकमत अमली से इनके लीडर की रिहाई मुमकिन नहीं। सूरत हाल है क्या, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शंदाना गुलजार साहिबा, जेल यात्रा कर चुकी हैं और अपने दो टोक और मजबूत मौक़िफ़ की वजह से एक ख़ास शोहरत रखती हैं। बहुत शुक्रिया शानदाना साहिबा। जनाब शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो ये बताइए कि बड़ी बेसब्री से आपको आज की मीटिंग का इंतजार था, क्यों ना हो सकी, क्या वजह थी? बहुत शुक्रिया आमिर साहब, मुझे ख़ुद नहीं पता, हमें बुलाया गया, हमें खान साहब ने बुलाया था, काफ़ी लोगों को, हमें एजेंडा नहीं पता था। और ये प्रिजम्पशन ये हो रही है कि जी क्योंकि ग्रो बंदी है तो इसलिए बुलाया था, लेकिन एक आदमी जो जेल में हो, जिस पे मज़ीद नकली केसेस होने वाले हों, जिसका आखिरी नकली केस ख़त्म होने वाला हो, किसी को ये यकीन है कि वो उन्होंने हमें ग्रो बंदी के बुलाया हो? नेचुरली जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट है हकीकी आज़ादी की, उसके लिए बुलाया था, उसके लिए काफ़ी सारी बातें करनी थी और ये लोग डर गए तो उन्होंने हमें मिलने नहीं दिया। माज़रत के साथ आमिर साहब, हमारा दुश्मन इतना डरपोक है कि खान साहब की एक तस्वीर आती है सुप्रीम कोर्ट से और उनकी जानें निकल जाती हैं। तो इस वक्त तो दुश्मन क्योंकि बाहर बैठा है, बहुत बुरा दुश्मन है आपका, उसने पहले फ़लस्तीन को डिसमेट कर दिया, शंदाना साहब यूक्रेन के टुकड़े कर दिए। वो कहते हैं कि सियासत में हरीफ होता है दुश्मन, तो मेरे ख्याल में बड़ा सख्त लफ्ज़ नहीं है, हरीफ होता है, ठीक है, मतलब दुश्मनी तो बहुत दुश्मन है, पीटीआई के दुश्मन नहीं है, वतन के दुश्मन है, वतन के दुश्मन है। अच्छा, पाकिस्तान के ये 5 जो टुकड़े लोग करने वाले हैं ये उसके सहूलत का खाकम बदहन। लेकिन मेरे ख्याल में ये इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा, मतलब इल्ज़ाम लगाना चाहिए क्या कि कोई हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ पे लगाए, हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत पे लगाए वतन दुश्मनी का, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब है कि आपके ख्याल में जारहाना अंदाज नहीं है तर्ज़ सियासत का। ठीक है, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, विक्टिमाइजेशन अपनी जगह, इलेक्शन के ऊपर जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपनी जगह, लेकिन ये जो वतन दुश्मनी है ये मुझ जैसे लोगों की समझ में आती नहीं है। जी मैं समझा देती हूँ जी, मुझे बताएं, जब जनरल बाजवा ने बाइडन के साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, अगर ये लोग वतन दोस्त होते, ये 6 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर करवा देते पाकिस्तान में इलेक्शन। बेशक इन्होंने ही जीतना था, इन्होंने सारी चीज़ें डब्बे शब्बे पहले से भरे हुए थे, लेकिन नहीं करवाया। 1.5 साल मजीद इंस्टेबिलिटी रखी, क्योंकि जी वादा किया गया था डिगी वाले फॉर्म 47 वाले को कि तुम्हें हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, फिर वादा किया गया था आले जरदारी से, फिर वादा किया था आले नवाज शरीफ से। तो ये मुल्क तो मिठाइयों की तरह बढ़ता रहा है ये इन ख़ानदानों के बीच में। दूसरी बात, अगर ये अवतन दोस्त होते तो क्या जब जनरल बाजवा ने हमारी हुकूमत हटाने के बाद स्वात में, केपी में, बलूचिस्तान में टीटीपी वालों को दोबारा रीसेटल करने की बात की, इन लोगों ने वो बात क्यों मानी? क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है कि जब खान साहब के साथ मीटिंग हुई, हमारी गवर्नमेंट थी, जनरल बाजवा और उसके जितने हम नवाए थे, उन्होंने ये कहा कि हमें करना पड़ रहा है, हमें वापस लाना पड़ेगा, रीसेटलमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो मुझे याद है किताब मुराद सईद ने और ये जो आज़म खान है PS to PM, उन्होंने कहा था कि सर मुल्क की सिक्योरिटी तो है ही है इशू, लेकिन आप हमारे सूबे में, हमारे घरों में जिन लोगों को हमारे बच्चे बच्चियों को मारा, उनको वापस रीसेटल करेंगे। ये कैसे होगा? केपी कल्चर में एक्सेप्ट कैसे होगा कि जिन्होंने हमारा खून बहाया वो हमारे नेबर्स बन जाएंगे? तीसरी बात, अगर ये वतन दोस्त होते तो क्या 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, जो अवाम इमरान खान के लिए निकली, 9 फरवरी को दोबारा इलेक्शन करके कुरान पे झूठी कसम खा के
मुल्क का बेड़ा गर्क करके ये लोग चल रहे हैं। जो ये अवाम दुश्मन बजट आया है, अगर आपको इसमें अवाम दुश्मनी, वतन दुश्मनी नहीं नजर आती तो ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी दुनिया को तो नजर आ रही है ना। आपका पॉइंट नोटेड किया, ये आपका मतलब राय है, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि ये सियासी इख्तलाफ है, हिकमत अमली का फ़र्क है कि सही एक अरसे से हम सुनते हैं कि जी जो अस्करियत पसंद है उनका जो फुट सोल्जर है उसको दोबारा मेन स्ट्रीम में लाया जाए ना लाया जाए, तो इस चीज़ों पे बहस होती रही है हमेशा। तो उसका मतलब ये नहीं होता, मतलब इख्तलाफ राय मैं कहूँगा। लेकिन मैं फिर उसी पर आता हूँ, ये जो PTI के अंदर जो धड़े बंदी की खबरें हम सुन रहे हैं, पहले जो खबरें आई और आपने भी देखा होगा, हर चैनल ने ये कवर किया कि 2 अलग अलग डेलीगेशंस को बुलाया। एक उमर अयूब साहब थे, एक में आप थी, शहरियार अफरीदी साहब थे, जुनैद अकबर साहब थे, और उमर अयूब साहब के साथ रऊफ हसन साहब थे, और गालिबन एक आध और कोई उनका साथी। तो तासुर यही था कि जी 2 डिफरेंट फैक्शंस के लोगों को बुलाया पार्टी के, ताकि ये जो इख्तलाफात हैं उनको दूर किया जाए और एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करने की बात हो, जो हम लोगों ने सुना, हमारे ज़राए ने हमें बताया। जनाब शाहनाना साहिबा। देखिए आमिर साहब, याद रखिए डिस्ट्रैक्शंस जो होती है ना, ये तो इनके जो आका हैं अमेरिका ही, उन्होंने उनसे सीखा है। फ़लस्तीन को चूरे चूरे कर दिया, अटेंशन पाकिस्तान पे ले आया, यूक्रेन को चूरे चूरे कर दिया, अटेंशन ताइवान पे ले गए। ये तो दुनिया की पुरानी किताबें, और हमारे वाले ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को अगर पाकिस्तान ठीक करना था तो 46 साल इन दोनों चोर ख़ानदानों को किसी ने मना नहीं किया था। लेकिन अगर नहीं ठीक करना चाहते तो कह दें, अब तो अवाम भी समझ गई है। दूसरी बात, जो ये बजट पास हुआ है आपने देख लिया, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कहने की मुझे ज़रूरत ही नहीं कि दे हैव रेक्ट पाकिस्तान। तीसरी बात, ये जो धड़े बंदियों की बात होती है, ये इसलिए होती है कि जो बाहर मुल्क के यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं ना, वो पैसे इसी से कमाते हैं। उनको 25-25 हज़ार डॉलर घंटे का मिल रहा होता है कि अवाम को असल चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करो, विच इज़ अज़ब इस्तेकाम। कल हमारे सेनेटर PTI के नहीं थे, एक सेनेटर साहब को बॉम्ब ब्लास्ट में, कार ब्लास्ट में उड़ा दिया गया, उनके साथ 4 और लोग थे बाजोवड़ में। जी जी। यही बात मुराद से एक चीख चीख के कह रहा था कि हमें नहीं चाहिए ये लोग, जिसको चाहिए अमेरिका भेज दो इनको, हमें पाकिस्तान में इनकी ज़रूरत नहीं है दहशत गर्दों को। और पाकिस्तान ये वाहिद मुल्कों का दुनिया में कि जहाँ पे दहशत गर्दी के बाद इन्वेस्टमेंट आएगी, ये मैंने नहीं सुना था कभी। दिस इज़ द स्टूपिड एक्सप्लेनेशन दे गेव टू द कैबिनेट। बातें तो वहाँ से भी निकलती हैं। एक और बात जो ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत शेमफुल बात कही ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि ये जो PTI वाले सारे अफगान हैं और ये चाहते हैं, ये सारे दहशतगर्द हैं, देन ही रन अवे। हिम्मत तो ये है ना, मोरालिटी तो ये है कि कमरे से फिर भाग गए, वरना हमने तो नहीं छोड़ना था। इनकी ये अब आवाम को ये बेच रहे हैं, इनकी सड़ी हुई जो भी कुकड अप पॉलिसी है कि जो बंदा फौजी खून के बहाने को अपोज करे, जो पुलिस के शहादतों को अपोज करे, जो सिविलियंस के टुकड़े टुकड़े होने को। 2-3 बड़ी अहम बातें की आपने। कहा जी बाहर बैठे हुए जो यूट्यूबर्स हैं वो कमाते इस बात से हैं कि जी एक फ्लॉड इन्फॉर्मेशन दें, गलत इन्फॉर्मेशन दें, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन। जी, तो ये आपके लोग तो ये समझते हैं कि वो PTI के हमदर्द हैं और PTI के मतलब मोहब्बत में बिल्कुल भी नहीं है, फना है वो। तो उनकी तरफ से भी तो ये जो गिरोहबंदी की खबरें हैं वो आपके ख्याल में वहां से आ रही हैं, ये आप कह रही हैं? एब्सोल्युटली सर, मेरे पास सबूत है, लेकिन क्योंकि माजरत के साथ इनकॉन्सिक्वेंशियल और इररेलेवेंट लोगों पे मैं फालतू बात नहीं करना चाहती। वो डॉलर कमा के खुश हैं। एक वक्त आएगा कि एक एक की बातें आपको बताएंगे, बट तभी इंशाल्लाह सारे जेल में होंगे फॉर डेफेमेशन एंड लाइबल। लेकिन क्योंकि जिन मुल्कों में इन्होंने पनाह ली हुई है भगोड़ों ने, वहाँ तो बहुत सख्त लाइबल और डेफेमेशन लॉज हैं। और मैंने दुनिया में कभी मुजाहिद नहीं देखा जो गायब हो। मुजाहिद सामने आके लड़ता है, खुल के लड़ता है, वो इंटरनेट पे कीबोर्ड वॉरियर नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जो सोशल मीडिया टीम है उसने बहुत मेहनत की पिछले 2 साल, बट इन यूट्यूबर्स का हमारी सोशल मीडिया टीम से कोई लेना देना नहीं है। अगर है तो वो भी गद्दार वतन होगा। तीसरी बात, ये जो ख्वाजा आसिफ ने उस दिन बात कही, सुन ले प्लीज, एक सेकंड आमिर साहब मेरी बात सुन लीजिएगा। ये बेसिकली गेम ये है कि अज़ब इस्तेकाम से अटेंशन हटानी है, किसी ना किसी तरीके से डिस्ट्रैक्शन करनी है। आज अगर हम खान साहब से मिलने में कामयाब हो जाते और दुनिया को पता चल जाता कि ये धड़ेबाजी की बातें झूठ हैं, तो फिर उन्होंने क्या बेचना था मेन स्ट्रीम मीडिया पे। तो इसको नेक्स्ट मीटिंग तक मुलतवी कर दिया, हमने फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि सारे बैठे हैं। लेकिन जो स्टुपिडिटी है ना, स्टुपिडिटी इसमें है, इमरान खान के केसेस खत्म होने लगे हैं इंशाल्लाह, ही विल बी आउट ऑफ जेल सून। ठीक, पंजाब गवर्नमेंट इज डेस्परेट। ये जो जालिमों की हुकूमत है, जो अरशद शरीफ के कातिल हैं, ये सारे ये दे आर डेस्परेट टू कीप खान इन जेल। हमारे हिसाब से हमारी मीटिंग्स नहीं देते। अब सुन ले मैं एक जुमला मुझे भी कहने दें शाहनाना साहब, एक ये जरूरी है कहने दें मुझे। जी जी जी,
बात ये कि आपने भी लाइबल डिफेमेशन लॉस की बात की, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि नहीं कहना चाहिए। जिस तरह से अभी आप भी, मैं कहूँगा कि फलां को कातिल, फलां को गद्दार, तो ये भी लाइबल डिफेमेशन में ही आता है मेरे ख्याल में। हम जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात करते हैं तो ज़रा सा, शानदाना साहिबा, हम लोग इतना पुराना, पहली बार तो आपको इंटरव्यू मैं नहीं कर रहा, तो मेरी गुजारिश यही होती है कि ज़रा सा हम रिस्ट्रेन के साथ बात करें। अगर हम कहें जी फलां कातिल है और फलां, तो वही बात जो आप उन पर इल्ज़ाम धर रही हैं वही आप भी कर रही हैं ना, ऐसा नहीं है? आप मुझे बताएं, क्या अरशद शरीफ को इमरान खान ने शहीद किया था? क्या अजीज मेमन को इमरान खान ने शहीद किया था? क्या फातिमा भुट्टो को इमरान खान ने शहीद किया था? सुन लेना, प्यारा दोस्त था, मैं कह रहा हूं नाम सर, जो लोग पाकिस्तान के, जी जी जी, मैंने तो नाम किसी का नहीं लिया, मैंने तो कातिल खानदान बोला है। अब जो अपने आप ये लेबल लगाना चाहता है लगा दे, मैंने तो किसी पे नहीं लगाया, वो अपने आप पे खुद लगा रहे होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि जो लोग अरशद शरीफ के शहादत वाले दिन हैप्पी बर्थडे का केक काट रहे होंगे और दिवाली का केक काट रहे होंगे, वो उसकी खैर ख्वाह है क्या? अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैं जरा प्रोग्राम के एजेंडे पे मैं चाहूंगा कि हम दोबारा घूम फिर कर आए कि आपने कहा कि जी मैं भी चाह रही हूँ, लेकिन अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बात करूंगी। नहीं, हम दोनों बोल आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब देने दें प्लीज। जी 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 जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपने 2 सवाल पूछे। जी, मैंने लाइबल डिफेमेशन का तो ज़ाहिर आप बात करी थी तो मैंने उसके लिए बात कर दी ना। मेरा अर्ज ये करने के, आपने कहा कि जी मीटिंग का जो है एजेंडा आप लोगों को नहीं पता था, लेकिन ज़ाहिर है आप लोगों ने वहाँ पर बकौल आपके एक यूनाइटेड फ्रंट पेश कर दिया। क्या यही बात हुई अगर हम नटशल में कहें? एब्सोल्युटली, बट व्हाट आई एम सेइंग, जब एक आदमी बैठा होता है जेल में और उसने आना होता है अगले हफ्तों में बाहर इंशाल्लाह, तो वो क्या हम स्कूल के बच्चे हैं कि हमें दोस्तियां करने के लिए बुलाएगा? आपका क्या ख्याल है कि व्हाट वाज द रियल रीज़न फॉर कॉलिंग अस? हम जो नेशन वाइड स्ट्राइक की कॉल अब देने लगे हैं, जब भी देंगे, हम जब नेशन वाइड धरने की कॉल देंगे, हम जब नेशन वाइड प्रोटेस्ट की कॉल देंगे, तो डोंट यू थिंक दैट वाज अ फार मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर खान टू टॉक अबाउट विद हिज पीपल रादर देन अदर थिंग्स? और वही रीज़न है कि हमें नहीं मिलने दिया क्योंकि ये नहीं चाहते कि खान साहब हमें ऑर्गेनाइज करें सूबे की लेवल पे, हल्के के लेवल पे, तंजीम के लेवल पे। ये तो बहुत बचकाना बात है कि हम मिलने जा रहे हैं ताकि हमारी दोस्तियां करा दें। मतलब मैं दोबारा माफ कीजिएगा, क्या जरूरत है? मैं अपने नाजरीन की उसके लिए कि अब आप लोग जो है बहम शीरो शकर हो गए, कोई आप लोगों में इख्तलाफात नहीं है, कोई किसी से नाराज नहीं, ऐसी ही बात है। तो ये बताइए कि मतलब मैं आपके बयानात देख रहा था, मतलब है ना, तो सुना जैसे कि आपने शहरियार अफरीदी, एक मिनट, कि जो शिबली फराज साहब पे तनकीद हुई, आपने कहा कि जी हमारे उसके अंदर जो है ऐसे लोग आ गए हैं कि जो मतलब है मशकूक किरदार के लोग हैं। ये आपकी कोर्ट्स हैं ना, ये आपने ही फरमाया है ना? शिबली फराज साहब का तो मैंने नाम भी नहीं लिया। नहीं, उनका नाम नहीं लिया। शिबली फराज के हवाले से तो अलग से लोग तनकीद कर रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग तनकीद कर रहे हैं, ट्वीट लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? आपके मरवत साहब ने बात की है और लोग करते रहते हैं। चले, मैं इसको मैं राउंड अप कर देती हूँ। जी देखिए, जी जी जी, मेन इशू ये है अज़्ब इस्तेहकाम। इस अज़्ब इस्तेहकाम बेसिकली उन्होंने KP में और बलूचिस्तान में कामयाब करवाना है, हमारी कमर तोड़नी है, क्योंकि जहाँ पे मादनियात निकल आते हैं ना, वहाँ पे पता नहीं कि दहशतगर्द कहाँ से पहुँच जाते हैं, फिर उनके पीछे ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। ये तो पाकिस्तान का पुराना हर्बा है। ठीक, अभी भी हम मेंटेन करते हैं ये जो सारे धड़ेबाजी की बातें हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉनसेंस। ये इसी से रिलेटेड है कि हमारी अज़्ब इस्तेहकाम पे और खान साहब की इंशाल्लाह जो रिहाई है मुमकिन और जल्द ही होगी, उस पर हम बात ना करें। अब जो धड़ेबाजी की इशू है, मैं आपको बताती हूँ इशू क्या है। शादाना गुलजार ने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ। मैंने बिल्कुल बोला। मैंने क्यों बोला? क्योंकि शहरियार ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि आप लोग औरतों की इज्जत नहीं करते। उसने हाउस को बहुत सारी बातें सुनाई कि आप मुनाफिक हैं, आपने औरतों के पर्दे, चार दीवारी ख़राब की है, और ऐसे हाउस में मैं कैसे बैठूँ ऐसे गंदे लोगों के साथ। स्पीच उसने ये कही। लोगों ने उसकी ट्रांसलेशन मेरे सामने शहरियार अफरीदी साहब का पैगाम था कि जी बानी PTI की रिहाई के लिए कुछ नहीं हो रहा, इसलिए हमें मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। जिस पर मतलब जब ये बात असद कैसर ने सुनी तो फिर वो भी इसके लिए तैयार हो गए, ठीक है ना? वो जो आप शिबली फराज की बात कर रही हैं, तो उस पर तो मरवत साहब का एक एक्स पे पोस्ट हुई है। मैं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ और कह रही हूँ। जी जी, मैं दोनों को मिला रहा हूँ ताकि मैं कुछ और कह रही हूँ आपको। अच्छा चले, पहले नहीं, उनका कोई आपस में लेन देन नहीं है ना। अब सुनिए, अच्छा मरवत वाली बात, शिबली और शहरियार दोनों को हार्ट से हैं। मैं मरवत पे भी आती हूँ, अच्छा, तो इस पे ये हुआ कि हमने कहा कि दिस इज नॉट ऑन, हमें खान साहब को निकालना है, हमारी आवाम हमसे पूछ रही है और लोग बहुत गुस्से में हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी में कितनी दफ़ा ये डिस्कस हुआ कि हमने जल्दी खान को निकालना है, लेकिन जब मैं खुद पिछली दफ़ा खान साहब से मिलने गई थी महीना पहले, तो उन्होंने कहा कि जब मैं कॉल दूंगा तब लोग आएंगे। एंड ऑफ स्टोरी, बात ख़त्म हो गई। शहरियार को वही फ्रस्ट्रेशन हो रही है जो हामिद रज़ा साहब को हो रही थी आज से 2 महीने पहले।
हामिद साहब ने बोला था कई शोज़ में कि अगर मैं खान साहब को नहीं निकाल सकता जेल से, जो मेरी आवाम मुझसे पूछ रही है, तो मैं असेंबली और कमेटी क्यों खेल रहा हूँ, मैं क्यों बंदरों की तरह ये मेज़ टैप कर रहा हूँ। एग्जैक्टली जो हामिद रज़ा ने बात की वही शहरियार ने की। फिर शहरियार क्योंकि ज़रा ज़्यादा तकलीफ, उसने बहुत अजीब किस्म का टॉर्चर बर्दाश्त किया है अडियाले में, थैंक्स टू राना सना। सो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी था कि औरतों ने भी कुर्बानियाँ दी, मर्दों ने भी दी, और हम खान को नहीं निकाल सके। क्या उसको ये बात करने का हक नहीं था? उसने कोई रेजिग्नेशन नहीं दिया था, बट फिर मैंने उसको सोशल मीडिया पे वार्निंग दी, फिर शेर अफजल ने उसको वार्निंग दी, फिर उमर डार ने उसको दी, फिर रेहाना डार ने वार्निंग दी कि अगर आप रिज़ाइन करेंगे, फिर इसी तरह हमारे सारे जितने एमएनएस थे उन्होंने पकड़ा उसको पार्टी में कि अगर आप जाएंगे भाई हम भी जाएंगे, अगर आपने खान साहब के ट्रू रोकने के लिए किया तो हम यहाँ क्यों बैठे हुए के साथ? एब्सोल्युटली। अच्छा बिल्कुल। फिर अब उस दिन रूमर किया फवाद भाई ने बहुत अजीब सा, जी, कहते कि शानदाना कहते कि आई हेट पंजाबीज, एंड दैट इज द मोस्ट एसिनाइन थिंग आई हैव एवर हर्ड। माय सिस्टर्स मैरिड इन सराइकीज, माय ब्रदर्स मैरिड इन उर्दू स्पीकिंग, हाफ माय फैमिली इज पंजाबी। ये बात आई कहाँ से है? मतलब ना सर है ना पैर इन बातों का। अच्छा, तो कुछ समझ नहीं आती कि लोग क्या कह रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन मैं सिर्फ एक अर्ज करूं कि हमारे पास 4 मिनट रह गए और मुझे 2-3 सवाल करने में चाहूंगा कि क्विक में सवाल करूं और छोटे स्नैपी से जवाब आ जाए। मरवत साहब का जो पोस्ट था, एक्सपर्ट पोस्ट था, जिसमें उन्होंने शिबली फराज साहब से मुतालबा किया कि वो पार्टी ऑफिस और सेनेट में वो जो कायदे हिज़्ब खिलाफ हैं दोनों से मुस्तफ़ी हो जाएं, क्या इसका पस मंजर है? ये क्या इस बात की खमाजी नहीं करता कि देयर इज अ डिवीजन? जी नो, व्हाट हैपेंड वाज कि इनिशियली खान साहब ने नाम दिया था शेर अफजल मरवत साहब का, वो पॉलिटिकल कमेटी में भी हैं, कोर कमेटी में भी हैं पीएससी के लिए, लेकिन मैनी पीपल थॉट कि नहीं ये सीट हम पंजाब को दे दें। अब मुझे नहीं पता उसमें क्या हुआ। शेख वकास अकरम एंड शेर अफजल साहब अच्छे दोस्त हैं, राइट? अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उमर भाई थक गए, ही इज़ हेड ऑफ फाइनेंशियल कमेटी, उमर भाई इज़ हेड ऑफ कोर कमेटी, ही इज़ हेड ऑफ पॉलिटिकल कमेटी, उमर अयूब की बात कर रही हूँ, he is head of the opposition, he is the leader of opposition and he is the secretary general। तो वो थक गए, वो नहीं सारे काम कर पा रहे थे, तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप सेक्रेटरी जनरल से रेजिग्नेशन देने के बजाय कोई और रेजिग्नेशन दे देते, आपके पास तो पोस्ट पोर्टफोलियोज बहुत सारी हैं। इस पर जब उनकी एक ट्वीट आई क्या नाम है शेर अफजल भाई की, कि मैं उनकी खैर मकदम करता हूँ उनका रेजिग्नेशन का, और फिर शिबली वाला पार्ट दूसरा था, मैंने देखा नहीं था, मैंने सिर्फ ये देखा था। तो मैंने याद है 4 दिन पहले भी यही बात की थी, 5 दिन पहले, कि शेर अफजल मेरे सगे भाइयों जैसे, बट मैं उनसे अपसेट हूँ, उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, ये फैसला सिर्फ खान का हो सकता है। फिर मुझसे शेर अफजल भाई भी इस पर नाराज हुए, बट ऐसा नहीं भाई, मैं सच बात कहती हूँ, मुझे किसी से कोई खौफ अपने रब्बुल आलमीन के। मैं तो वो खातून है कि खान भी मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक करते थे, मुझे सच बोलने का बहुत ज्यादा शौक था। मैं अभी भी वही इंसान हूँ, कभी भी कोई कवर अप नहीं करूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। नहीं, ये तो आपकी शोहरत है। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या समझती है कि इमरान खान की जो रिहाई है वो अदालत से होगी या उसके लिए तहरीक चलाना पड़ेगी, गुफ्तगू होगी, कोई डील होगी? अगर कोई एक स्नैपी सा हमें जवाब दे सकें जी। देखिए, तहरीक तो पाकिस्तान बचाने के लिए होगी। जो पाकिस्तान के साथ ये लोग करने जा रहे हैं, जिस जंग और आग की तरफ हमें धकेल रहे हैं, वो पाकिस्तान का एक बाशिंदा उसको नहीं होने देगा। ना हम अपने फौजियों को मर दे देंगे, ना पुलिस वालों को। रह गई बात खान के निकालने की, इंशाल्लाह उनको हाई कोर्ट बरी करेगा इस बेहुदा केस में। हाँ, अगर ये जो बुजदार प्लस गवर्नमेंट है इस वक्त पंजाब की, टिकटॉक गवर्नमेंट, अडियाला की सड़कें सारी टूटी हुई हैं और उनके टिकटॉक नहीं खत्म होते, तो अगर इनको वाकई कुछ आता है, लेट देम डू द केस एंड लेट देम फेस द कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम द अवाम। सवाल बेशुमार, लेकिन आखिरी सवाल आज का इस सेगमेंट का, कि जो साबिक रहनुमा वापस आना चाहते हैं पीटीआई की फोल्ड में, जैसे फवाद चौधरी साहब हैं, अली जैदी साहब हैं, उस पर आपका ज़ाती मौक़िफ़ क्या है और आप क्या सुना आपने? आपके ख्याल में इमरान खान का क्या इसके ऊपर पोजीशन होगी, हो सकती है, होनी चाहिए? जी देखें, खान साहब ने तो दे दिया अपनी 2 टोक बयान दे दिया है कि जब तक वो जेल से नहीं आएंगे तो कोई भी जो हमारे दोस्त हमसे बिछड़ गए वो वापस नहीं आएगा, खान साहब फैसला करेंगे। ठीक, जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, फवाद भाई मेरे भाइयों में उनको मैं शुमार करती थी, उनकी मिसेज़ मेरी अच्छी दोस्त थी। मुझे नहीं पता ऑनेस्टली कि फवाद भाई को क्या हो गया, उनको जल्दी क्या है आने में। हमारे 2 भाई चुपचाप करके बैठे हुए हैं, अली अवान हो गया, सदाकत अब्बासी हो गया, उन्होंने लफ्ज़ तक नहीं बोला। एंड टू से कि उन्होंने लेस सफ़र किया है, उनको लेस टॉर्चर किया, दैट्स नॉट फेयर। इसी तरह शहरियार ने जो तकलीफ़ें उठाई, बाकियों ने, उस दिन एक ये हुआ कि मेरी बात हुई थी अली जैदी से, कॉल की उन्होंने मुबारकबाद के लिए, तो बहुत वो दुखी थे। ही सेज़ कि मेरे साथ जो किया, मेरे बच्चों
जिस तरह कहते हैं मियाँ बाद फारूक स्ट्रांग है, शायद मैं इतना स्ट्रांग नहीं था। तो मुझे समझ आ गई कि अगर एक 5 साल बच्चे को ये लोग कब्र में उतार सकते हैं तो अली जैदी पे ये क्यों रुकेंगे। बहुत बहुत मुझे कभी नहीं कहा कि शानदाना साहिबा, आपसे इंशाल्लाह फिर दोबारा कभी गुफ्तगू होगी। आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपने शानदाना गुलजार साहिबा की गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर लेते हैं एक वक्फा छोटा सा, उसके बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो बात करेंगे मईशत पर। और मईशत पे यूँ कि जी अवाम और कारोबार पे तो टैक्सों का बोझ हो गया है, लेकिन हमारी हुकूमत की और हमारी जो अफसरशाही है उसके अलल्ले तलल्ले वैसे ही जा रही हैं। क्यों, क्या इसकी वजह है, बात करते हैं वक्फे के बाद। न्यूज़ इनसाइट में नाजरीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। आम पाकिस्तानी हो या बड़े कारोबारी इदारे, सभी इस माली साल के बजट को पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट करार दे रहे हैं। 24वें IMF प्रोग्राम की जल्द अज जल्द मंजूरी के लिए इस बजट में टैक्सों में बेपनाह जो है इजाफा कर दिया गया है, जिसका ज़्यादातर बोझ जो है वो तनख्वाहदार तबके और उन कारोबारी इदारों पर पड़ा है जो पहले से ही बुलंद शरह टैक्स के सज़ावार थे। कारोबारी दुनिया से मुंसलिक ज़राए के मुताबिक इस सूरत हाल की वजह से जहाँ पढ़े लिखे प्रोफेशनल पाकिस्तानियों के लिए ज़मीन तंग हो गई है, वहीं कारोबार और सरमायाकारी के माहौल को भी मज़ीद अबतर कर दिया गया है। वो कहते हैं ना, नतीजतन सरमाया और ज़हीन अफराद जो हैं दोनों ही पाकिस्तान से भागते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में इस इनखला में मज़ीद तेज़ी की पेशगोई की जा रही है। 40% पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। पाकिस्तान को कहाँ लेकर आ गए हैं कि जहाँ आज हमारा बच्चा जो है वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना चाह रहा है। इसलिए तो हमने पाकिस्तान नहीं बनाया था ना, कि पाकिस्तान से लोग जो हैं वो बाहर चले जाएं। आम पाकिस्तानी तो यकीनन इस सूरत हाल की वजह से पिस रहा है, लेकिन हुक्मरान अशराफिया के वही अलल्ले तलल्ले हैं। तसव्वुर कीजिए कि इन दिगरगू माशी हालात के बावजूद हुकूमत की तरफ से किफ़ायत शारी और अपने खर्च में कमी लाने की कोई कोशिश नज़र नहीं आती। इसलिए जो कुछ नज़र आ रहा है, इस पर आम पाकिस्तानियों में जो गुस्सा है, उनकी जो तलखी है, वो बिल्कुल जायज़ है। मिसाल के तौर पर इस गरीब मुल्क के मकरूज़ हुकूमत ने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर आइनी इदारों के अखराजात में 22 से 63% तक का इजाफा किया है और उनके तकरीबन 710 अरब रुपए इस काम के लिए मुख्तस किए गए हैं। ऐवान सदर ने 2.2 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की दरख्वास्त की थी, जो मंजूर हो गई और जो पिछले माली साल की बनस्बत जो है 62% ज़्यादा है। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अखराजात जो हैं वो 993 मिलियन रुपए से बढ़ाकर 1.6 अरब रुपए कर दिए गए। डॉक्टर हफीज़ पाशा ने बिजनेस रिकॉर्डर में 2 जुलाई को एक बड़ा मजमून लिखा। उसमें उन्होंने बताया कि जी सरकार के तहत चलने वाले इदारों, यानी कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज SOEs कहा जाता है, उसकी इस साल जो मजमूई तौर पे 1848 अरब रुपए की ज़र अनात यानी कि सब्सिडी दी जाएगी, जो पिछले साल की निस्बत 52% ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, इसका कोई जो है एक्सप्लेनेशन नहीं है। वाकई हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट के ट्रैवल अलाउंस में भी इजाफा कर दिया है। पहले मेंबरान पार्लियामेंट इस मद में 15 रुपये फ़ी किलोमीटर वसूल करते थे, जिसे बढ़ाकर 25 रुपये फ़ी किलोमीटर कर दिया गया है। इसी तरह देखते हैं कि जी मेंबरान कौमी असम्बली को जो है 25 ट्रैवलिंग वाउचर्स मिलते थे, जिन्हें बढ़ाकर उनकी तादाद 30 कर दी गई है। अगर कोई मेंबर कौमी असम्बली इन वाउचर्स को साल भर में मुकम्मल इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो नई पॉलिसी के तहत बजाय इसके कि वो कैंसिल हो जाएं, वो अगले साल जो है वो इस्तेमाल कर सकेगा, अगले साल उसको इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये तो चंद मोटी मोटी मिसालें हैं कि कैसे हुक्मरान तबका अपने आप को नवाज रहा है। लेकिन दूसरी तरफ महंगाई के हाथों पिसे अवाम पर टैक्सों की भरमार है। पहले सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों पर 2.5% टैक्स आयद होता था, उसे बढ़ाकर दुगना कर दिया गया, यानी कि 5%। इसी तरह तनख्वाह के हर स्लैब में टैक्सों बशमूल फिक्स टैक्स के में जो एक होशुबा इजाफा किया गया है, यानी कि टैक्स तो जो हैं वो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क वाले हैं, लेकिन सहूलतें जो हैं वो नारोवाल, साहिवाल और डमाडोला वाली हैं। ऐसे में पाकिस्तान चलेगा तो कैसे? बात करते हैं माहिर माशियात जनाब अमार हबीब साहब से। अमार साहब, सिलसिला ये है कि मुझे तो बड़ा हैरत अंगेज़ सी बात लगती है कि आम अशखास पे जो तनख्वाहदार तबका है उस पर टैक्सों की भरमार है, इदारों पे टैक्सों की भरमार है जो हमारे बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, लेकिन हुकूमत ने कोई ऑस्टेरिटी की, किफ़ायत शारी की कोई हमें कोशिश नज़र नहीं आती। इंतज़ामी अखराजात बजाय कम करने के या फ्रीज़ करने के उसको मज़ीद बढ़ा दिया गया है। किस तरह से देखते हैं आप? देखें, अभी हमें समझ की ज़रूरत है कि हुकूमत ने भी, जो हुकूमत का जो मेजर अखराजात होते हैं वो एक्चुअली होते हैं तनख्वाहों के, तो उनको भी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ती हैं और जिसकी वजह से ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है।
हुकूमत का हमेशा मैं कहता हूँ कि खर्चे कम करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। स्टेबलाइज जरूर कर सकते हैं मगर कम नहीं कर सकते, कम करने की भी कॉस्ट होती है। जैसे आप किसी इदारा है, आप मैं इस इदारे को खाली कर दूंगा या यहाँ से जो है लोग मैं शिफ्ट कर दूंगा, तो उनको भी एक गोल्डन हैंडशेक देना होता है, उनकी एक मैनेजमेंट करनी होती है, बहुत जी सारी चीजें होती हैं। तो उसमें बेहतर ये रहता है कि आप इसको एक लेवल पे स्टेबलाइज कर दें। तो अगर हम इवन बजट का डॉक्यूमेंट देखें, बिल्कुल हमें इंक्रीज नजर आएगा मगर वो इंक्रीज लार्जली इन्फ्लेशन के बराबर है। अगर उसका आप ब्रेकअप देखें तो ब्रेकअप में वो सैलरीज में ही ज्यादा नहीं, लेकिन अमार मुझे ये समझाए ना, बड़ा डाइकोटमी है कि जब आप तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह यानी कि उसकी तनख्वाह कम हो गई ना, जब आपने उसका टैक्स दुगना कर दिया, आप ठीक है ना, 2.5 से 5% कर दिया, और आप तो करें कि वो आम आदमी इन्फ्लेशन भी सहारेगा और वो मतलब टैक्स भी ज़्यादा देगा, लेकिन हुकूमत ये नहीं कर सकती। तो भाई ज़रा सादगी अपनाइए, मतलब तेल का खर्चा कम कीजिए, अलामती तौर पे कुछ तो करके दिखाइए ना। अब अगर 30% से 22% से 62% आप इजाफे की बात करें तो किस तरह से जस्टिफाई कर सकती है कोई भी हुकूमत, जबकि अवाम पर और हमारे जो कॉर्पोरेट इदारे हैं उन पर इतना ज़्यादा जो है बोझ डाल दिया गया हो। जी बिल्कुल जी, ऐसे ही ये बात। और मैं बताऊं, ये एक्सपेंडिचर ज्यादा अखराजात से ज्यादा टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की बात ज्यादा होती है, दुरुस्त। और रेवेन्यू को हम जिस तरह एक्सपेंड कर सकें वो सारी बात है। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जैसे कि ट्रेडर्स हो गए, होलसेल, रिटेल, ये बिल्कुल टैक्स नेट में नहीं है। बहुत सारे और एरियाज ऐसे हैं जो नहीं है। तो रेवेन्यू को बढ़ाने की बात है, वो ना एक मुल्क को चलाने की कॉस्ट है। मैं आपकी बात बिल्कुल सही है आपकी कि जी एक जो है इवन एलानिया तौर पे भी वो चीज कर सकते हैं मगर उसका इतना इम्पैक्ट एज सच नहीं होता है, क्योंकि एक मशीनरी तो आपको चलानी है ना। अगर आप मशीनरी को चलाना रोक देंगे उसके बहुत सारे के अलामती तौर पे भी मतलब, लेकिन इन्होंने कोई अलामती भी इकदाम नहीं किए। और लेकिन जैसे मिफ्ता साहब और बहुत सारे एक्सपर्ट्स, अब तो वो हफीज शेख साहब ये बात करें कि जनाब आप जरा PSDP को टाइट कर लेते, 1400 अरब रुपए रखे हैं आपने उसके लिए। मिफ्ता अभी भी उस स्टैंड पे कायम है कि जी 500 बिलियन आपने MNAs और MPAs को देने के लिए रख दिए हैं, जिसको मतलब है वजीर इत्तलात ने डिनाई किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जाहिर है कि वो कहते हैं ना कि व्हील्स विद इन व्हील्स होते, कहाँ से पैसे किधर गए हमें नहीं पता, लेकिन ऐसी जगहें थी जहाँ पर कटौती हो सकती थी। जी बिल्कुल जी, PSDP जैसे है ना, PSDP का तो मैं कहता हूं कि एक ऐसा नंबर होता है जो कि थोड़ा हमेशा एग्जैजरेटेड होता है। अगर आप पिछले साल का देखें, PSDP का 600 अरब से ज्यादा का खर्चा वैसे भी उसमें नहीं होता। तो ये 1400 जो है एक्चुअल में जब एंड में हम रिपोर्ट देखेंगे तो ये 700-800 से ज्यादा नहीं होगा, उतना कम ही होगा। हाँ, उसमें मैं ये इसमें जरूर कह सकते हैं कि एक रूम जरूर रखा हुआ है कि अगर उतने एक्चुअली टैक्सेस कलेक्ट हो गए तो शायद उसको बढ़ा दें, अगर नहीं हो तो ये कम ही होगा। बट फुली अग्रीड विद योर पॉइंट कि बजट ये तो प्लानिंग सही थोड़ी रियलिस्टिक होनी चाहिए, रादर इसके कि जी आप ओवर एस्टिमेट करें। अच्छा, फिर अमर आपने बहुत मतलब आपकी गहरी नज़र है कि सूबों से भी उनके जो सरप्लस पैसे हैं उनसे भी लिया जा सकता है, क्योंकि सूबे जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ कि बाज़ जगहों पे उड़ा रहे हैं पैसे, ज़ाहिर उनके ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उनसे भी आप थोड़ा सा टाइटनिंग करके वफाक ले सकते हैं हालात में, वापस लेना चाहिए। उसमें बात सारी यही होती है कि बहुत सारे वफाक जो है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडीज जो है वो फेडरल देता है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी की चोरी जो होती है प्रोविंशियल लेवल पे होती है। लॉ एनफोर्समेंट जो है दैट इज प्रोविंशियल लेवल, फेडरल चोरी नहीं रोक सकता प्रोविंशियल लेवल पे। तो जितनी भी सब्सिडीज होती हैं प्रोविंस रिलेटेड, ये थ्रू प्रोविंसेस हमें करनी चाहिए। वो एनएफसी का जो भी है उसमें एडजस्टमेंट हो, और ताकि जो सब्सिडी फेडरल दे रहा है वो अगर प्रोविंस पे शिफ्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उनकी बेल्ट टाइटनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इस तरह डेफिनेट इस चीज को मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात ही बार बार कहा गया कि जी मिनिस्ट्रीज कम करेंगे और फलां इदारा बंद कर देंगे, लेकिन हम देखते हैं बजट में सब मिनिस्ट्रीज के लिए आपने पैसे रखे हैं, कोई मिनिस्ट्री कम नहीं हो रही। जो हमें वजीर ख़जाना जिस चीज़ की यकीन दहानी पहले से करा रहे थे बजट आने से पहले, तो वहाँ पर भी टाइटनिंग की जगह तो थी इनके पास सर। उसमें जहाँ डुप्लिसिटी है वहाँ पर बंद करें आप मिनिस्ट्री को। जी बात सारी ये कि इफेक्टिवली क्या होता है, अगर आप एक इदारा बंद करेंगे भी तो जो उसमें जो लोग होते हैं वो किसी और दूसरे इदारे में शिफ्ट हो जाते हैं। तो वही कि पब्लिक सेक्टर में इस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग करना बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले ये जो आपको स्टार्ट करना है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से ये चीज स्टार्ट होती है। अभी जो प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे तकरीबन 10 एंटरप्राइजेस हैं, इनके थ्रू जब ये चीज होगी तो ऑटोमेटिकली हमें ये चीज नजर आएगी। तो जैसे कहते हैं प्रूफ इज इन द पुडिंग, तो उसमें यही है कि जब एसओईज की प्राइवेटाइजेशन होगी और जो लॉसेज एसओई को फंड कर रहे थे, then that is going to start decreasing, फिर आप ये सारी बातें कर सकते हैं। अरे जो मैंने समझा कि भाई IMF तो ये कहते हैं कि आप अपना बजट डेफिसिट को काबू में रखें, उसको एक हद से ज़्यादा बढ़ने ना दें। फिर ज़ाहिर है कि जगह वो रेवेन्यू के इंक्रीज़ की बात करता है और ख़र्चे कम करने की बात करता है, मतलब ज़ाहिर है कि आपको रेवेन्यू इंक्रीज़ करना है तो इल्ज़ाम IMF पे लगाया जाता है, लेकिन ज़ाहिर है आप एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगा रहे क्योंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। NFC बहुत ही हमारे यहाँ कॉन्ट्रोवर्शियल है, उसकी जो कहा जाता है कि जब तक उसको रिस्ट्रक्चर नहीं किया जाएगा
कोई वफाकी हुकूमत चल नहीं सकती है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। रिटेल टैक्स भी बड़ा नॉमिनल है, मतलब है लोग कह रहे हैं कि अशोई हुई है, कुछ भी नहीं हुआ इन रियल सेंस। आपका क्या राय है इस पे? बिल्कुल जी, ऐसा ही है। पहली बात आपने करी कि जी एनएफसी में जैसे मैंने बोला, सबसे पहले एक्सपेंडिचर के थ्रू करना चाहिए कि जो एक्चुअली सूबों को सब्सिडीज दी जा रही हैं वो कम से कम सूबों के थ्रू तो एलोकेट हो, फेडरल में ना हो। उसी को जब हम देखेंगे तो सडनली एक काफ़ी रूम क्रिएट हो जाएगा मैनूवर करने का। दूसरी फिर जो बात आपने की ट्रेडर्स के टैक्स की, तकरीबन पाकिस्तान में कोई 35 से 40 लाख छोटे होलसेल या रिटेल के जो हैं वो एंटिटीज़ हैं, इदारे हैं, जिस पे आप महीने का सिर्फ 1000-1500 रुपये भी अगर लगाएं टैक्स, तो वो साल में तकरीबन कोई 90 अरब के करीब बन जाता है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ में ये है कि ये चीज़ें डॉक्यूमेंट होना शुरू हो जाती हैं। बात ये नहीं कि टैक्स कितना कलेक्ट करते हैं, बात सारी है कि आप इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेकर आ रहे हैं। जितना डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेकर आएंगे उतना आगे जाके बेहतर होगा। आप 1000 भी नहीं लगाए, मैं कहता हूँ आप 50 रुपये लगा दें, आप 100 रुपये लगा दें, मगर उन लोगों को टेक ए स्मॉल स्टेप, दे शुड टेक ए स्मॉल स्टेप। 1000 रुपये बहुत ज्यादा, 50 रुपये लगा दें, 50 रुपये दे दें, 50 रुपये महीने के लगा दें, बट डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जब जाएंगे ऑटोमेटिकली चीजें जो है इंप्रूव होना शुरू। अच्छा, अब जो मेरा आखिरी सवाल कि जो हम देखते हैं कि पीसीबी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जैसा इदारा है और दीगर जो मतलब फेडरेशन हैं, तमाम की तमाम बहुत ही नाराज़ हैं। उनका कहना ये कि जी पूरा कारोबार के माहौल को तबाह बर्बाद कर दिया गया। हमें एफडीआई की हमें तवक्को होती कि भाई लेकर आएंगे, लेकिन जो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं बैरून मुल्क के जो मतलब कंपनीज हैं, तो वो एक बुरी रिपोर्ट पाकिस्तान के हवाले से पेश करेंगे जनाब यहाँ तो पॉलिसीज़ बदल जाती हैं, ऑपरेसिव टैक्सेशन है। डू यू थिंक कि इसकी वजह से कितना नुकसान होगा हमारी यहाँ सरमायाकारी को, कारोबारी माहौल को जनाब? देखिए सरमायाकारी की तो सीधी सी बात ये होती है, फॉरेन सरमायाकार सिर्फ उसी वक्त करेगा आपके पास सरमायाकारी जब डोमेस्टिक कर रहा होगा। अगर लोकल इन्वेस्टर उस पर करना शुरू कर देगा तो फॉरेन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमें लोकल इन्वेस्टर के लिए, लोकल कैपिटल के लिए बेहतरी लेकर आनी, उसके लिए एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना है, उसके लिए एक ऐसा बहुत अहम बात की आपने अमार, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जो कहते हैं ना कि असल बात यही है कि कामी सरमायाकार पैसा ना लगा रहा हो उस वक्त तक हम ये कहें कि एफडीआई आएगा, बैरून मुल्क से कोई आएगा, तो ये बड़ी एक बचकाना किस्म की सोच होगी। यहाँ पे नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे आज एक और बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है और वो हुई है कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो उनके पास मुकदमा था उसका फैसला दिया और फैसला ये दिया कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट और ईसीपी मिलकर उसको तय कर लें। ज़रा बात करेंगे, हम मालूमात करेंगे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से कि उस पर वो क्या कहते हैं। न्यूज़ इनसाइट में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। कहते हैं ना मुकदमात, इख्तलाफात और महाजराई की जो जकड़ी हुई सियासत है उसमें एक बड़ी आज अहम पेशरफ्त हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया और ये मामला जो है अब लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मशावरत पर छोड़ दिया गया है। उस वक्त तक जो है ये दरख्वास्त ज़ेरे इल्तिवा रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब अफजल जावेद साहब, इस्लामाबाद से में ज्वाइन कर रहे हैं। ज़रा से इनसे पूछते हैं कि इसके क्या पस मंज़र क्या है और मुहरिकात क्या होंगे। अफजल साहब कुछ रोशनी डाल सकेंगे? हाँ जी, देखें लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के हवाले से हुक्मनामा जारी किया गया था उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था और जब गुज़िश्ता समाअत हुई थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजिल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की थी और नियाजुल्लाह नियाजी ने यहाँ पर फिर अदालत से इज़्ज़ा की थी कि वो भी इसमें शरीक बनना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मामला दोबारा कमेटी को भेजा था और 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था जिसकी आज दोबारा समाअत हुई। और आज जब समाअत शुरू हुई तो नियाजुल्लाह नियाजी की जानिब से दोबारा इस बेंच के ऊपर एतराज उठा दिया गया, जिस पर न सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ ने सख्त बरहमी का इज़हार किया बल्कि बेंच में शामिल जो दीगर जजेस साहिबान थे उन्होंने भी सख्त बरहमी का इज़हार किया। और खासतौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये वाज़ेह कर दिया कि अदालत को बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज किया जा चुका है। बार बार जो जजेस की तस्दीक अमेज बात करके उनको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, लेकिन अब बहुत हो चुका है, अब ऐसे नहीं होगा। और खासतौर पर उन्होंने नियाजुल्लाह नियाजी को मुखातिब करते हुए कहा कि अब उनका जो मामला है वो एक्शन के लिए पाकिस्तान बार कौंसिल को भेजा जाएगा। आज जब समाअत चल रही थी तो बेंच में शामिल जो रुकन थे जस्टिस जमाल मंदोखेल, उनका भी ये कहना था कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत सुनी उसके बाद हमें 3 मेंबरान को जब इस बेंच में डाला गया तो क्या हम पर इतराज़ात उठाया जा रहा है, क्या हमें बेइज्जत करने के लिए ये बताएं अफजाल, ये बताइए कि इसके मुहरिकात क्या होंगे? इसका ये ठीक है, ये तो हो गया, आज की कार्रवाई अच्छी तरह रिपोर्ट भी हो चुकी है, तो क्या समझा जाए कि इलेक्शन कमीशन किसी की फतह नहीं हुई, किसी की शिकस्त नहीं हुई, बल्कि कैसा फैसला आ गया कि फिर जो है मिल बैठकर इसको वो किया जाएगा, हल किया जाएगा, यही हुआ ना?
जिस तरीके से आज प्रोसीडिंग चल रही थी तो हमें बाज़ाहिर यही लग रहा था कि कोई फैसला कोर्ट कर पाएगी, लेकिन जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब किया गया और उन्हें रोस्टरम पर बुलाया गया तो उनसे जब पूछा गया तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि कोई दरमियानी रास्ता निकलने की ऑप्शन मौजूद है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये तजवीज़ दी गई थी कि आया जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं उनके या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो दोनों बड़े आईनी इदारे हैं, और वो आपस में बैठ के जो है मामलात को तय कर लें। बहुत शुक्रिया अफजाल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, न्यूज़ इनसाइट से आज की रात इतना ही। इंशाअल्लाह बरोज़ पीर आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। आमिर ज़िया को इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।